हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक पार्टनरशिप। एक्चुअली इसको मैंने टॉपिक कहा क्योंकि अब ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है। हम किसी एक सिंगल चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब जो हम सीखेंगे वो एक ब्रॉड टॉपिक है अकाउंटिंग का, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना है आगे चलकर। नो डाउट एक ही क्लास में हम सब कुछ तो नहीं कर लेंगे, शुरुआत हो गई है लेकिन एंड बहुत दूर है। हमें बहुत कुछ पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे। बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप के बाद आगे फर्दर हम इसको बढ़ाएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, लाइक एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म और आगे इंसॉल्वेंसी। बहुत कुछ, काफी कुछ है हमारे पास अब इस टॉपिक पार्टनरशिप में पढ़ने के लिए। और क्योंकि सब कुछ इंटरलिंक चलने वाला है, चीजें आपस में जुड़ी हुई होंगी, चाहे हम चैप्टर एडमिशन पढ़ें, चाहे हम रिटायरमेंट पढ़ें, तो वो सभी कुछ आपस में इंटरलिंक्ड होगा। चीजें सब एक जैसी ही होंगी क्योंकि हम सभी चैप्टर्स पार्टनरशिप से रिलेटेड पढ़ रहे होंगे। वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो एक पार्टनरशिप फर्म करती है। हम वो अकाउंटिंग करेंगे जो एक पार्टनरशिप फर्म को करनी चाहिए। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीजें, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कुछ बेसिक बातें जिन्हें जानना और याद रखना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। यानी कि ये चैप्टर आने वाले सभी चैप्टर्स के लिए हमारे लिए बेस होगा। और आप सभी जानते हैं कि बेस अगर हमारा वीक हो जाए तो आगे पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो खराब हो जाती है। इसलिए हमें अपने बेस को वीक नहीं करना है और इस चैप्टर में हमें अपना पूरा कंसंट्रेशन बनाकर चलना है। बहुत कुछ सीखेंगे। आज स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल्स वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बातें, छोटी छोटी बातें पार्टनरशिप से रिलेटेड। और जब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो होता है व्हाट इज पार्टनरशिप। तो ये पार्टनरशिप क्या है तो अकाउंट्स ही ना, तो इसे पार्टनरशिप और ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? वो तो मैंने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, कंपनी। अकाउंट्स में क्या फर्क पड़ने वाला है? बेटा फर्क पड़ने वाला है और फर्क पड़ता है। आपने आज तक अपनी 11th क्लास में जितनी भी अकाउंटिंग की वो सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए थी। सोल प्रोप्राइटरशिप आप समझते हैं? जहां पर अकेला मालिक होता है, सिंगल ऑनर। मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट किया अकेले और उसको चलाया, तो उसकी मैं अकाउंटिंग जो करता हूं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन जब मैं पार्टनरशिप में, जहां पर मैं अकेला बिजनेस का मालिक नहीं हूं, कम से कम दो लोगों का होना जरूरी। जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं तो हम उसको पार्टनरशिप कहते हैं। वही हमारा आज का टॉपिक है। तो सोल प्रोप्राइटरशिप जहां पर एक अकेला मालिक होता है, लेकिन पार्टनरशिप जिसमें एक से ज्यादा लोग मालिक होते हैं, एक से ज्यादा, कम से कम दो। यही हमारी डेफिनेशन है। व्हाट इज पार्टनरशिप? जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं हम उसे पार्टनरशिप कहते हैं। दो या दो से ज्यादा। अब ज्यादा कितने भी नहीं। कंपनी एक्ट 2013 में जो मिनिमम लिमिट है वो तो हमें पता ही है, 2 होती है। मैक्सिमम लिमिट को 100 पार्टनर्स तक रखा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 100 पार्टनर्स हो सकते हैं। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 ने साथ में ये भी बता दिया कि ये जो गवर्नमेंट है उन्हें डिसाइड करना है कि वो 100 भी रखेंगे या नहीं। तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इसको 50 पर फिक्स कर दिया है। सिंपल शब्दों में बोलूं तो मिनिमम लिमिट 2 और मैक्सिमम लिमिट 50। 50 से ज्यादा पार्टनर नहीं हो सकते एक पार्टनरशिप फर्म में। बस आपको याद रखना है कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 होते हैं
और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 होती है, 50। ओके, तो एज पर अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं, जैसे हमने मान लिया कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो वो पार्टनरशिप हो जाता है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ जाएं जो कि हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई है, जैसा कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया आप लोगों के लिए बोर्ड पर, आप वीडियो को कभी भी पॉज करके इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो। एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसमें हमें पार्टनरशिप की एक बेस्ट डेफिनेशन प्रोवाइड की गई है। हमेशा एग्जाम में लिखने के लिए अगर आप इसे लर्न कर लोगे तो ये बेटर होगा। अदरवाइज जनरल तो हम जानते ही हैं कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करते हैं, तो ये जो हमारा एक्ट है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये हमें पार्टनरशिप की क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करता है और मैं इसे बेस्ट क्यों कहता हूं, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और more persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। एक छोटी सी डेफिनेशन लेकिन सारी बातों को कवर कर देती है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में जो मिलकर एक बिजनेस को चला रहे हैं। वो बिजनेस सभी चला रहे हैं या उनमें से कोई एक, जिसे उन सब ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये बिजनेस कौन रन करेगा, वो सभी बिजनेस चला रहे हैं या उनमें से कोई एक सभी के लिए बिजनेस चला रहा है और उससे होने वाले प्रॉफिट को बांटने के लिए तैयार है। हमारी डेफिनेशन कहती है पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब यहां पर कई बार कुछ स्टूडेंट के दिमाग में एक पॉइंट आता है, वो कहता है सर सिर्फ प्रॉफिट, लॉस भी तो बांटना पड़ेगा। भाई डेफिनेशन में कुछ गलत तो नहीं है सर, यहाँ प्रॉफिट्स और लॉसेस भी कर दो ना। भाई जब दो लोग मिलकर, दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर किसी बिजनेस को करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी। अगर वो प्रॉफिट बांटने को तैयार है तो उन्हें लॉस भी तो बांटना पड़ेगा। तो सर यहाँ पर कुछ गड़बड़ नहीं लग रही? नहीं बेटा, डेफिनेशन में ना कोई गड़बड़ नहीं है, डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है। क्योंकि ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है जहां पर लॉसेस ना बांटे जाएं। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, अगर हम अपने पार्टनरशिप डीड में, जिसे मैं अभी आगे चलकर आपको बताऊंगा, हम ये लिख दें कि हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें से एक या दो हम उनको फाइनलाइज कर दें कि इनको लॉस नहीं मिलेगा, ये सिर्फ प्रॉफिट बांटेंगे, प्रॉफिट में हिस्सा लेंगे लेकिन लॉस में नहीं लेंगे, तो ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है सभी की रजामंदी से, एग्रीमेंट से। बट ऐसी पार्टनरशिप कभी नहीं हो सकती जिसमें प्रॉफिट ना बांटा जाए। मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, लॉस ना बांटा जाए ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है। कोई एक या दो ही लोग सारा लॉस शेयर कर लें और अदर पार्टनर को लॉस शेयर ना करना पड़े, बट ऐसी पार्टनरशिप कभी नहीं होती जिसमें आप प्रॉफिट शेयर ना करो। कभी सोचकर देख लेना, कभी किसी अपने फ्रेंड को बोलना कि चलो यार हम एक पार्टनरशिप करते हैं, एक बिजनेस करते हैं मिलकर पार्टनरशिप में, और उससे जो प्रॉफिट होगा ना हम दोनों बांट लेंगे। वो बड़ी खुशी खुशी कहेगा हाँ हाँ क्यों नहीं, कर सकते हैं। कभी ये बोलना कि चलो जो प्रॉफिट होगा ना वो सारा मेरा और लॉस सारा आपका, या प्रॉफिट जो होगा वो तो सारा मेरा और सॉरी मैं एक बार दोबारा इस एग्जांपल को बदलता हूं। कभी उसको कहना कि अगर प्रॉफिट हुआ तो हम बांट लेंगे लेकिन लॉस हुआ तो सारा मेरा। प्रॉफिट हुआ तो बांट लेंगे और लॉस हुआ तो सारा मेरा। अब वो बड़ी और ज्यादा खुशी से इसको एक्सेप्ट करेगा क्योंकि लॉस में तो उसको है ही नहीं। लेकिन कभी बोलना कि बेटा अगर प्रॉफिट हुआ तो सारा मेरा, क्या वो पार्टनरशिप करेगा? वो पार्टनरशिप बिल्कुल नहीं करेगा, किसी कीमत पर भी नहीं करेगा। तो प्रॉफिट का बांटा जाना जरूरी, बट लॉस का बांटा जाना जरूरी नहीं होता। तो इसलिए हमारे एक्ट में जो डेफिनेशन दी गई उसमें लॉस वर्ड को यूज नहीं किया। तो उसने क्या बताया कि द रिलेशन बिटवीन पर्संस
प्लूरल है यानी कि दो या दो से ज्यादा। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, प्रॉफिट का बांटा जाना जरूरी। ऑफ ए बिजनेस, बिजनेस का होना जरूरी। ऐसा नहीं है कि हम मिलकर कोई गेम खेलेंगे तो हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, उस पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। बिजनेस का होना जरूरी है, वो भी लीगल बिजनेस। हमने स्मगलिंग कर ली, हमने चोरी कर ली साथ में, तो वहां पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी बेटा। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है। तो द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, और वो बिजनेस जो है कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उस बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक सभी की मर्जी से उस बिजनेस को चलाएगा और उससे होने वाले प्रॉफिट को वो लोग बांटने को तैयार है, ठीक है। हाँ, अगर कहीं पर स्पेशली नहीं बोला गया, अगर किसी पार्टनर को लॉस से एग्जम्प्ट नहीं किया गया, किसी पार्टनर को ऐसी कोई गारंटी नहीं दी गई कि तुझे लॉस नहीं मिलेगा, तो जैसे कि वो प्रॉफिट में हिस्सेदार है, वो लॉस में भी हिस्सेदार होगा, उसे लॉस में भी शेयरिंग करनी पड़ेगी। जब लॉस में सिर्फ कब शेयरिंग नहीं होगी, जब हम स्पेशली मेंशन कर देंगे, हम एक पार्टनरशिप डीड में एक गारंटी का क्लोज डाल देंगे कि बेटा आपको तो लॉस नहीं मिलेगा, बस आप पार्टनर बन जाओ, हम चाहते हैं कि आप पार्टनर बन जाओ, ठीक है जी। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आप लोगों ने समझी। इस डेफिनेशन को जो मैंने मार्क किया, इससे हमारे इस पूरी की पूरी पार्टनरशिप के जितने भी फीचर्स हैं वो अपने आप हमारे डिटेल हो गए। पूरे 5 फीचर्स हैं, पांचों के पांचों इस डेफिनेशन से निकल कर आ जाते हैं। आगे वो कहता है, देखो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्संस, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में 2 और मोर पर्संस, कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी, 2 और 2 से ज्यादा, एग्रीमेंट, और इनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी। हु हैव एग्रीड, एग्रीमेंट क्या होता है बेटा? एग्रीमेंट में हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने लोग हम पार्टनर होंगे, कौन कितना पैसा लगाएगा, कौन कितना काम करेगा, किसको कितना प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, वो इक्वली भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। ऐसी बहुत सारी बातें, हम क्या बिजनेस करेंगे, कहां पर करेंगे, ऐसी बहुत सारी बातें हम अपने एग्रीमेंट में डिसाइड करते हैं कि भाई हम बिजनेस को कैसे स्टार्ट करेंगे और होने वाले प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे, कौन कौन इस बिजनेस को चलाएगा, ये सब बातें एग्रीमेंट में होती हैं। तो एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है, बट इसका रिटर्न होना जरूरी नहीं होता। एग्रीमेंट का होना जरूरी होता है, बट इसका रिटर्न होना जरूरी नहीं होता। रिटर्न हो तो बेस्ट है, क्योंकि हम जानते हैं ना बेटा, बोली गई बातें बाद में उसको डिनाई किया जा सकता है, उससे पीछे हटा जा सकता है, बट लिखकर अगर हम कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो बेस्ट हो जाता है, फिर कोई पार्टनर बाद में अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तो इसलिए रिटर्न होना बेस्ट है, बट ओरल एग्रीमेंट भी काम करता है, यानी कि रिटर्न एग्रीमेंट का होना जरूरी नहीं होता। एग्रीमेंट which disclose all terms and conditions of a partnership firm, lawful business, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया, बिजनेस का लीगल होना बहुत जरूरी। अगर बिजनेस लीगल नहीं है तो फिर यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। प्रॉफिट का बांटा जाना जरूरी, लॉस का बांटा जाना जरूरी नहीं है, लेकिन स्पेशल केसेस में। अदरवाइज प्रॉफिट और लॉस उसी रेशो में बढ़ जाते हैं, जिस रेशो में प्रॉफिट बढ़ेगा उसी में सेम रेशो में लॉस भी बढ़ेगा। लेकिन स्पेशल केसेस में अगर हम रिटर्न एग्रीमेंट बनाएं और उसमें लिख दें कि कोई पार्टनर गारंटीड है और उसको लॉस नहीं मिलेगा, तो लॉस की शेयरिंग से बचा जा सकता है। और म्यूचुअल एजेंसी, ये जो लास्ट में मैंने लिखा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, ये एक म्यूचुअल एजेंसी है जो सभी की मर्जी से चलाई जाती है। वो बात अलग है कि उस बिजनेस को चाहे सारे पार्टनर चलाएं या उनमें से कोई एक पार्टनर सभी की परमिशन लेकर उसको चला ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने देखा, अगर हम डेफिनेशन को अच्छे से समझ लें तो जो एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप है, जो किसी एक पार्टनरशिप फॉर्म में होना बहुत जरूरी है, वो आपके अपने आप कवर हो जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जो बच्चों को जनरली नहीं पता होता, जरूर पता होना चाहिए और उन्हें याद भी रखना है। ये जो मैंने लिखा, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी
फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। याद करना, बड़े ध्यान से पढ़ना है इसको, सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। पार्टनरशिप भी सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही, जैसे 11th में आप पढ़ते थे, एक सेपरेट बिजनेस एंटिटी है। सेपरेट बिजनेस एंटिटी मींस कि पार्टनरशिप फर्म हैज अ सेपरेट एंटिटी, वो अपना, उसका अपना खुद का एक नाम है, वो अपना बिजनेस कर सकती है, तो उसकी अकाउंटिंग जो की जाएगी वो सेपरेट उसके पार्टनर से, उसको फर्म को अलग मानकर की जाएगी। पार्टनरशिप फर्म को उसके पार्टनर से अलग माना जाएगा जब हम अकाउंटिंग कर रहे होंगे। याद रखना, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 मार्कर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इसमें। पार्टनरशिप इज अ सेपरेट बिजनेस एंटिटी फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप अकाउंटिंग करोगे, हमने तो अकाउंट्स ही करना है, तो जब हम अकाउंट्स करेंगे तो हम पार्टनरशिप फर्म को उसके पार्टनर से हमेशा सेपरेट मानकर चलेंगे। जैसे कि हम 11th क्लास में सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का जो फाइनल अकाउंट बनाते थे या कोई भी अकाउंट्स करते थे, तो उसके ऑनर को और उस फर्म को अलग मानकर चलते थे, और उनके बीच में होने वाले ट्रांजैक्शंस को भी हम रिकॉर्ड करते थे, और वो भी किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम बात यहां पर भी होगी पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन इट डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एंटिटी। बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह ही पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती। यानी कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानून की नजरों में, हमारे लॉ की जो नजरों में, पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग अलग नहीं हैं। दे ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट परफॉर्म बाय द पार्टनरशिप फर्म। वो सारे के सारे 100% पूरे तरीके से लायबल हैं अपने किसी भी किए गए, किसी भी पार्टनर के द्वारा किए गए एक्ट के। तो उनकी कोई लीगल एंटिटी अलग नहीं होती। पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर्स को एक ही माना जाता है फ्रॉम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है जी, हम देखेंगे कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड नहीं होती, वो अनलिमिटेड होती हैं। पार्टनर्स की लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब कितना भी लॉस हो जाए वो सब अपने शेयर के अकॉर्डिंग नहीं, वो टोटल पे करेंगे। उन्हें सबको मिलकर उस फर्म को होने वाले लॉस को पे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टनर नहीं पे कर पा रहा तो वो ना करे, मैं तो अपने ही शेयर का पे करूंगा, हमें उसका शेयर भी पे करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पार्टनरशिप में जो लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, बिल्कुल सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है, और ये सेपरेट लीगल एंटिटी कैरी नहीं करता है। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस की जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट है अपने पार्टनर से, बट लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सेपरेट नहीं है अपने पार्टनर से। ठीक है, ये हमने यहाँ तक सारा पढ़ा। हमने देखा कि हमें पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करना है। इतना क्यों हमें पार्टनरशिप के बारे में जानना चाहिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत लंबा रास्ता है पार्टनरशिप का, और अगर हम पार्टनरशिप का मीनिंग ही अच्छे से नहीं जानेंगे तो मुझे लगता है वो रास्ता तय करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं मैं, जो प्रैक्टिकली आपको काम आएगा आपके क्वेश्चंस में। थ्योरेटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा सकता है, और वो है हमारा आज का टॉपिक पार्टनरशिप डीड। जैसे ही हमने मीनिंग कंप्लीट किया, अब हम धीरे धीरे अपने चैप्टर में मेन पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो वही हमेशा की तरह, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? कि सर ये पार्टनरशिप डीड क्या है? तो बेटा पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, ये रिटन एग्रीमेंट है। मैंने बताया था ना, एग्रीमेंट दो तरीके के हो सकते हैं, ओरल या रिटन। या तो हमने अपने फ्रेंड से, अपने पार्टनर से ओरली एग्रीमेंट कर लिया, कौन क्या करेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कौन कितना पैसा लगाएगा, या फिर हमने क्या किया, हमने उसको रिटर्न बना दिया, और रिटर्न बनाकर सबने साइन कर दिया। जब वो रिटर्न एग्रीमेंट हो जाता है ना, तो वो बन जाता है पार्टनरशिप डीड। तो क्या सर एक पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप डीड का होना जरूरी है? बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैंने ये बात शुरू में ही बता दी कि एग्रीमेंट ऑल एक्सेप्टेबल है, वेदर इट इज ओरल और रिटन, बट जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो बेस्ट होता है। इससे
हमें फ्यूचर में होने वाले डिस्प्यूट से बचा जा सकता है। कोई पार्टनर अपनी बात को कहकर बाद में पीछे नहीं हट सकता। तो पार्टनरशिप डीड की इंपॉर्टेंस एक पार्टनरशिप फर्म में बहुत ज्यादा होती है बेटा। पूरी पार्टनरशिप को यही डिफाइन करता है। तो व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? अगर हम डेफिनेशन वे में बोले, सिंपल वे में बोले, तो पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। और अगर हम इसको डेफिनेशन वे में बोले तो पार्टनरशिप डीड is a written agreement between partners. Partnership deed is a written agreement between partners which discloses all the terms and conditions of a partnership firm. ये पार्टनरशिप फर्म के लिए बनाई गई सभी शर्तों को शो करता है, डिस्क्लोज करता है, आपको बताता है। आगे इसमें हम देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। पार्टनरशिप डीड की वैल्यू बेटा तभी होती है जब सभी पार्टनर उस पर साइन कर दें। अगर उस पर साइन नहीं है तो उस पार्टनरशिप डीड का होना या ना होना एक ही बात है। इट हेल्प्स द पार्टनर्स इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और ये पार्टनर्स की फ्यूचर में होने वाले किसी भी डिस्प्यूट के टाइम पर बहुत हेल्प करता है, उनके डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है, और जिससे कि पार्टनरशिप फर्म बहुत स्मूथली चल पाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी पार्टनर अपनी बात को कहकर बाद में पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि वो उस डीड में लिखी होती है और उस पर उसके साइन होते हैं। तो इट मस्ट बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स। इस पर साइन होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी। लेकिन बेटा हर बार ऐसा नहीं होता, हर कोई इतना समझदार नहीं होता। कई बार हम पार्टनरशिप स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें कोई एग्रीमेंट भी बनाना है रिटर्न में। और जब हम रिटर्न में एग्रीमेंट नहीं बनाते तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जनरली क्या होता है, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो ये हमारे ऐसा जनरली होता है कि पार्टनरशिप फ्रेंड्स के बीच में, रिलेटिव्स के बीच में, है ना, ऐसे में ही होती है। हम किसी थर्ड पर्सन को तो अप्रोच करते नहीं कि हमने ऐड दे दिया टीवी पर, न्यूज़पेपर में, तो हमें पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, चलो कोई पार्टनर आ जाओ। ऐसा तो होता नहीं है। जनरली वही होता है जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, हम उनको अप्रोच करते हैं कि भाई मेरे माइंड में एक बिजनेस आइडिया है, अगर आपको भी पसंद है तो मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो थोड़े लिमिटेड हैं, पैसा थोड़ा कम है, बिजनेस थोड़ा सा बड़ा है, तो क्यों ना आप या आपके एक और फ्रेंड ऐसे करके 3-4 लोग मिलकर हम इस बिजनेस को चला लें, जो प्रॉफिट होगा उसे बांट लेंगे। तो ऐसा कई बार आपस में ही होता है, क्योंकि वो फ्रेंड्स या फिर हमारे रिलेटिव्स ही होते हैं। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार रिटर्न एग्रीमेंट बनाना जरूरी नहीं है, क्योंकि हम तो दोस्त हैं, या हम तो रिलेटिव्स हैं, या तो हम ब्रदर्स हैं, तो हमारे बीच में क्या चीजें जो हम रिटर्न करें, जो हमने आपस में बोल दिया वही सब कुछ ठीक है। तो हम कई बार पार्टनरशिप की जब स्टार्टिंग करते हैं तो इसे एक इंपॉर्टेंट बात को भूलकर एक ओरल एग्रीमेंट करके और हम आगे बढ़ जाते हैं। चीजों को हम ओरली डिसाइड कर लेते हैं कि चलो यार हम तो भाई हैं, क्या फर्क पड़ता है, जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे, काम कर लेंगे, यार कभी तूने नहीं किया तो मैंने कर लिया, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जब ये बिजनेस आगे भविष्य में बढ़ने लगता है, जब कुछ समय बीतने लगता है, तो आपने देखा भी होगा और अपने आसपास सुना भी होगा। एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, एक बार अकेडमिकली जो एकेडमिक सिचुएशन से हटकर आपने अपने आसपास बहुत सुना होगा कि पार्टनरशिप तो भाई भाइयों की भी नहीं चलती, कभी ना कभी उनके बीच में झगड़े हो ही जाते हैं, है ना। तो अब ये झगड़े हो गए, अब झगड़े हुए जिन बातों पर कि भाई किसने कितनी कैपिटल लगाई थी, किसको कितना प्रॉफिट शेयर मिलना था, कोई कह रहा है कि मुझे तो ज्यादा चाहिए, मेरा तो पैसा ज्यादा लगा हुआ है बिजनेस में, कोई कह रहा है कि मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ, सारा काम तो मैं ही करता हूँ, मुझे सैलरी दो, ऐसे करके आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं। अब झगड़े हो जाते हैं और झगड़े बढ़ जाते हैं, तो एट द एंड कहाँ जाते हैं लोग, कोर्ट में जाते हैं कि भैया जज साहब अब हमारी इस समस्या का निवारण करो, सॉल्व करो हमारे डिस्प्यूट। हम तो कभी भाई भाई थे, बट आज तो हम एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, और ये झूठ बोल रहा है, इसने तो इतना पैसा लगाया ही नहीं था, और ये प्रॉफिट ज्यादा मांग रहा है, और प्रॉफिट तो इसका कम बनता है, बल्कि मुझे तो सैलरी भी मिलनी चाहिए, आइडिया तो मेरा था, मेहनत तो मैं करता हूँ। अब जज साहब क्या कहेंगे, कहेंगे भाई लड़ो मत, लाओ अपनी पार्टनरशिप डीड दिखाओ, मैं अभी आपका फैसला सुनाई देता हूँ। अब ऐसे में क्या होगा, सर हम तो उस समय दोस्त थे, भाई थे, हमने तो रिटर्न में कोई एग्रीमेंट बनाया ही नहीं, अब हम आपको दिखाएं कैसे।
और जो ये बोल रहा है वो तो झूठ है, वो कहता है कि नहीं जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है। अब तो बस अब जज साहब क्या करें, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, कुछ छोड़ा ही नहीं। तो बेटा पार्टनरशिप डीड का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब फ्यूचर में झगड़े होंगे तो प्रॉब्लम आएंगी। लेकिन ऐसा बहुत ज्यादा होता है जब पार्टनरशिप डीड रिटर्न में नहीं होती, लेकिन जो कोर्ट है उसे तो अपना फैसला कुछ ना कुछ सुनाना ही होगा, अदरवाइज तो झगड़े बने रहेंगे और फिर झगड़े आगे चलकर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो कोर्ट के पास हमारे जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, या फिर जिस बात पर झगड़ा हो रहा है उस पॉइंट पर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, कभी कभी पार्टनरशिप डीड होती ही नहीं, या फिर कभी कभी जिस बात पर झगड़ा हो रहा होता है वो पॉइंट पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता। तो ऐसे टाइम पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कुछ प्रोविजंस हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं। जब जज साहब देखते हैं, जब कोर्ट देखता है कि आपके पास पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर वो साइलेंट है, वो पॉइंट जिस पर आप झगड़ा कर रहे हो वो डिस्कस्ड ही नहीं है, वो रिटर्न ही नहीं है, तो फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है कोर्ट, और वो कहता है भाई अब जो भी तुमने किया हो उस समय जो भी तुमने डिसाइड किया हो वो सब बातें खत्म हो जाती हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, रिटर्न में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो फिर क्या करना होगा? तो ये कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में बहुत काम आने वाले हैं। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में प्री डिटरमिन्ड प्रोविजंस हैं जो ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। प्रॉफिट और लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। अब कोई गारंटीड पार्टनर नहीं है, अब तो प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट हुआ तो भी और लॉस हुआ तो भी इक्वली ही बटेगा, बराबर बराबर ही बटेगा, और किसी रेशो को अब नहीं माना जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किसी भी पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखी है बिजनेस में उस पर उसे इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ कर रखा है तो फर्म उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी। ये बातें बेटा तब है जब पार्टनरशिप डीड या तो एब्सेंट है ही नहीं, या फिर इस पॉइंट पर साइलेंट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया अब हमेशा यही लगाकर चलोगे, ये हम तभी लगा सकते हैं जब पार्टनरशिप डीड नहीं है। अब मैं कह रहा हूं पार्टनरशिप डीड नहीं है, इट मींस एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है। किसी पार्टनर को जो वो काम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है, वो कहता है जी मैं तो बहुत मेहनत करता हूँ बिजनेस के लिए, सारा बिजनेस तो मैं ही लेकर आता हूँ, सारे कस्टमर क्लाइंट्स तो मैं ही बनाता हूँ, उसके बदले में उसको कोई सैलरी या कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा। भाई अगर ऐसा लगता था ना तो पहले ही पार्टनरशिप डीड बनाकर उसमें मेंशन कर देना चाहिए था कि भैया मैं अपने जो काम करूंगा एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए, बिजनेस लाऊंगा, उस सब का मैं कमीशन लूंगा, उसके बदले में सैलरी लूंगा। अगर आपने नहीं लिखा तो अब आपको मिलेगा भी नहीं। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल तो लगाई रखी है बिजनेस में, उसके अलावा बिजनेस को, पार्टनरशिप फर्म को लोन भी दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, पार्टनर ने बिजनेस को लोन दे रखा है और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा होगा तो भी उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कितना? मैक्सिमम 6% पर आएगा। अगर इंटरेस्ट कोई लोन पार्टनर ने बिजनेस को दिया हुआ है और आपके क्वेश्चन में जो इंटरेस्ट का जो पॉइंट है वो साइलेंट है या पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो उस पार्टनर को दिए गए लोन के बदले में फर्म सिर्फ 6% का इंटरेस्ट ही प्रोवाइड करेगी, लेकिन इतना तो उसे करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं मिलता, लेकिन लोन पर इंटरेस्ट मिलता है। तो कुछ ये बातें कि जो प्रॉफिट और लॉसेज हैं वो इक्वली शेयर्ड होंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर नॉट अलाउड, और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एट 6% पर। ये 5 छोटे छोटे पॉइंट दिखने में छोटे बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं आपके। इनको आपने बिल्कुल बाय हार्ट लर्न कर देना है, ये बिल्कुल लर्न करने वाला पॉइंट है बेटा ये, इसके बगैर आगे हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। तो आपने कुछ बातें सीखी बेटा आज
पार्टनरशिप के बारे में कि भाई पार्टनरशिप क्या होता है, कैसे काम करता है। इसमें और बहुत कुछ है थ्योरेटिकली। पार्टनर्स के राइट्स क्या होते हैं, उनकी ड्यूटीज क्या होती हैं। भाई पार्टनर्स के राइट्स, वो कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, उसे डिसीजन लेने में अपना जो एग्रीमेंट देने का राइट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है। ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं पार्टनर के पास। और उसकी अपनी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं कि भाई वो बिजनेस की जो एसेट है उनको बिना किसी से पूछे यूज ना करे। ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज बिजनेस के लिए, और वो भी वर्क करे जैसे सभी पार्टनर कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी ड्यूटीज, राइट्स, ये छोटी छोटी चीजें आप लोग जब बुक्स ओपन करोगे तो आपको नजर भी आ जाएगी और बड़ी आसान भी है। इनमें समझने जैसा कोई खास पॉइंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम इस चैप्टर में, जो हम पर्टिकुलर चैप्टर की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसमें बेसिकली हमें करना क्या है। मैं आपको बस लास्ट में थोड़ा सा ये और समझा देता हूं कि हम अब आगे करने क्या वाले हैं। ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, बट अकाउंट्स कैसे करेंगे सर? क्या इसकी अकाउंट्स बिल्कुल अलग है? जो हम 11th तक करते आए थे वो अकाउंट अब हमें करनी ही नहीं है, सब बदल गया? नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बदला, सब कुछ वही है। वैसे ही जर्नल एंट्रीज हैं, वैसे ही अकाउंट फॉर्मेशन है, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट 11th क्लास के लिए, ऐसा कुछ नहीं बदला। बट कुछ चीजें बदल गई। जैसे वहां पर जो प्रॉफिट होता था, जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते थे तो क्या बनाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या निकल के आता था? प्रॉफिट। यहाँ पर भी ऐसे ही निकल कर आएगा। यहाँ पर भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट निकल कर आएगा। वहां पर जो प्रॉफिट आता था, क्योंकि वहां पर एक ही मालिक होता था, वो सारा का सारा प्रॉफिट आप उसको दे देते कि ले भाई तेरा प्रॉफिट। लेकिन क्या यहाँ पर एक ही मालिक है? क्या सारा का सारा प्रॉफिट किसी एक को दे दें? ऐसा तो नहीं हो सकता, एक से ज्यादा लोग हैं। तो अब यहाँ पर हम उस प्रॉफिट को आपस में बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और वो डिस्ट्रीब्यूट करना ही हमारा काम है। वही करना है हमें इस चैप्टर में, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स और लॉसेस अमंग द पार्टनर्स। हमारा जो मेन काम है पार्टनरशिप फर्म में, जो चेंज हो रहा है, जो बेसिक है वो सब सेम है, बट जो चेंज हो रहा है वो ये है कि अब जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा किसी एक का नहीं है, अब वो 2, 3, 4 जितने भी पार्टनर है वो सबका है। तो हमें उसमें बांटना है, और उसे बांटने के लिए हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये है इंपॉर्टेंट। इस फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एज पर 12th क्लास अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा चैप्टर, बहुत सारे टॉपिक उसमें, लेकिन आपको एक छोटी सी बात बताऊं ना, तो बस यही है बेटा, अगर आपने ये समझ लिया तो पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ है भी नहीं। जितने भी पॉइंट हम उसमें देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हमें सीखनी है उस चैप्टर में। फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में हम बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन वो सब इसी से रिलेटेड है। हमारा काम सिर्फ इतना ही है। देखो मैं आपको बताता हूँ क्या होता था 11th क्लास में। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया होता था, फिर आप क्या करते थे? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। उससे क्या निकल के आता था? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। उसको कहां पे ट्रांसफर करते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐसे करके प्रॉफिट आता था तो इधर, लॉस इधर। फिर कुछ एक्सपेंस इनकम डालने के बाद आपका निकल कर आता था नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। ठीक है जी, और यहां पर काम खत्म हो जाता था। बट अब यहां पर काम खत्म नहीं होगा बेटा, इसके बाद आपको एक अकाउंट कोड बनाना पड़ेगा जिसका नाम है P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये जो प्रॉफिट है वो सारा का सारा किसी एक पार्टनर का नहीं है। अब यहां पर एक अकेला पार्टनर नहीं है बेटा, यहां पर एक से ज्यादा पार्टनर है। अब यहां पर एक से ज्यादा पार्टनर है, 1, 2 या 3, तो इस प्रॉफिट को इनमें बांटना है। अब वो इक्वली बटेगा या इन्होंने पहले से कुछ डिसाइड कर रखा है उस रेशियो में बटेगा, वो सब काम अब हमें करना है। और 12th क्लास में फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर में आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना, ना दिया होगा, ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं बनाना। आपको वो पहले से ही
नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दे देंगे, इसे आपको यहाँ फर्दर ट्रांसफर करना है, वही ग्रॉस जैसे कि हम हमेशा करते आए हैं, और इसके बाद जो प्रॉफिट होगा उसको पार्टनर्स में डिवाइड करना है। ये हमारा मेन काम होगा, टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट और लॉसेस बिटवीन दी पार्टनर्स, कि प्रॉफिट और लॉस को हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये है हमारा अब इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट काम। यहां से हमें स्टार्टिंग करनी होगी। जो भी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सब इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे, आप देखोगे कुछ भी इससे अलग नहीं होगा। जितनी भी चीजें, जितने भी टॉपिक, बहुत सारे टॉपिक है इसमें, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी टू पार्टनर और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इटसेल्फ, ये सारे टॉपिक हैं, बट ये सारे इसी से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं है। सब में यही बनाना है, सब में यही करना है, इसी से सीखना है। तो ये आपके लिए मेन हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा। मेरी बात आपने समझी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट या लॉस निकल कर आते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पार्टनर्स के बीच बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज द मेन वर्क इन दिस चैप्टर। ठीक है, ये कैसे बनाएंगे, कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या आता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए काम आपका सिर्फ इतना ही कि आप इन बेसिक बातों को पढ़ें, समझें, लर्न करें, और जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो फिर हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 और 6 मार्क्स। एग्जाम में ये 4 से 6 नंबर तक के लिए बनाना भी आ सकता है, तो ये सभी तरीके से इंपॉर्टेंट है। पूरा चैप्टर इस पर बेस्ड है, एग्जाम में इसका क्वेश्चन भी आ सकता है, तो हर तरीके से इसको समझना बहुत जरूरी होगा, और ये बहुत आसान और इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आने वाला है अब इस चैप्टर को करने में, इस टॉपिक को करने में। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।